हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा किस पर चल रही है? हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। आज हम होम मैनेजमेंट में देखेंगे बचत, मतलब सेविंग। सेविंग हम कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से साधन हैं सेविंग करने के, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। वो भी लास्ट में कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे फालतू के कमेंट करना नहीं है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो बताइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, ठीक? चलिए देखते हैं हम। कुल आय में से व्यय को घटा देने पर जो कुछ शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। मतलब जो भी आपके पास आय है आप उसमें से जो खर्चा करते हैं उसको निकाल दीजिए, जो बचता है वो आपका क्या हो जाता है? बचत हो जाता है। सरल रूप में आय और उपभोग ये और है। आय और उपभोग व्यय के अंतर को हम बचत कहते हैं, ठीक? तो बचत क्या होता है? सिंपल आपको याद रखना है कि जो व्यय हमारी आय में से जो व्यय को घटा देते हैं तो वो हमारा बचत आ जाता है, ठीक? बचत की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले कि ज़रूरी है कि हम ये कार्य करें क्यों? तो वैसे हम बचत करें क्यों? ठीक, बचत की आवश्यकता क्या है? तो आकस्मिकता मतलब कि अचानक ही कोई आपके पास कार्य आ गया। जैसे मान लेते हैं कि आपका दिनचर्या चल रहा है, जो भी पैसा आता है आप खर्चा करते हैं। मान लीजिए अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएँगे? जो आप बचत किए रहेंगे, वहीं से तो आप खर्चा करेंगे। आप मान लीजिए एक मध्यम परिवार से हैं और आपके पास जितना पैसा आ रहा है आप उसको खर्चा कर दे रहे हैं, आपके खाने-पीने का स्तर वही है। मान लीजिए आपके घर कोई ख़ास मेहमान आ गया, तो ख़ास मेहमान के स्वागत के लिए आप क्या करते हैं? जो आप थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखते हैं वहीं से तो खर्चा करते हैं। तो ये होता है मतलब जैसे अचानक से आपके घर पे कोई कार्य आ गया या अचानक से कहीं आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो उसके लिए आपको बचत करना ज़रूरी है। कमाने वाले सदस्य की मृत्यु मान लीजिए आपके घर में कोई एक व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन अगर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो आपके पास बचा-बचाया पैसा रहेगा वही तो काम में आएगा। तो किसके लिए? कमाने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में बचत आपका काम आएगा। इसलिए आपको आवश्यकता है बचत करने के लिए मतलब भविष्य की आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकें, ठीक? आगे है, ये आ गया भविष्य में किसी विशिष्ट वस्तु की इच्छा मतलब आपको किसी विशिष्ट वस्तु चाहिए, कोई अच्छी चीज़ चाहिए, तो जब आप थोड़ा-थोड़ा पैसे बचाएँगे तभी तो आप चीज़ों को खरीद सकेंगे। मान लीजिए अभी आप चलते हैं साइकिल से और आप सोच रहे हैं आपको 2 चक्का लेना है, मतलब आपको बाइक लेनी है। तो जब आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाएँगे तभी तो आप फ्यूचर में बाइक ले पाएँगे या कुछ भी आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं खरीदने की, अगर आप बचत नहीं करेंगे, तो उसको कैसे खरीद पाएँगे? अगला आ जाता है भविष्य में किसी उद्देश्य प्राप्ति की इच्छा, मतलब अगर भविष्य में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी बचत होना ज़रूरी है। भविष्य में आर्थिक विपन्नता का डर, मतलब आपको वही डर है कि अगर भविष्य में अभी तो पैसा आ रहा है, मान लीजिए भविष्य में नहीं आएगा, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो उसके लिए भी आपको बचत करने की आवश्यकता है। सेवानिवृत्त मान लीजिए आप कहीं पे जहाँ कार्य कर रहे हैं, आपको वहाँ से छुट्टी हो गई, आप सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो आप बचत करके रखेंगे, वही आपके काम में आएगा। अयोग्यता की स्थिति, आपकी स्थिति ऐसी होगी आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आपका बचा-बचाया धन ही आपके काम आएगा। जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु आपको बचत की आवश्यकता है। आय में वृद्धि करने हेतु आपकी बचत की आवश्यकता है, ठीक? पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन, आपको पता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएँ हैं। एक प्रारंभिक होती है, एक मध्यम अवस्था होती है, मतलब विस्तृत अवस्था होती है और एक होती है सेवानिवृत्त। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि आपको पैसों की ज़रूरत सबसे अधिक कब होती है? मान लीजिए आप किसी एक स्तर में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगले स्तर में आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, ठीक? तो वहाँ पे समायोजन करने के लिए आपको बचत की आवश्यकता होती है। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी आपको बचत की आवश्यकता होती है। अब बचत के साधन कौन-कौन से हो सकते हैं? हम किस-किस प्रकार से बचत कर सकते हैं अपना? तो हमें बचत करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी है, पीएफ है और क्या है? और है हमारे पास एनएससी है, शेयर्स हैं, ऋण पत्र हैं, किसान विकास पत्र है। तो ये सब हमारे बचत करने के साधन हैं। अब चलिए हम थोड़ा-थोड़ा इन सब पर भी चर्चा कर लेते हैं।
तो बैंक क्या होता है? तो बैंक जो है, बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द बैंको से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेंचों पर बैठकर मुद्रा का बदलना। मतलब कि क्या, बेंचों पर बैठकर मुद्रा को परिवर्तित करना। ये किस शब्द का बना है? इटालियन शब्द के बैंकों से बना है, ठीक। फिर बैंक के फायदे क्या क्या हैं? क्या फायदे हो सकते हैं बैंक के? पहली बात तो हमारा धन सुरक्षित रहता है। अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमें ब्याज मिलता है और पैसा हमारा राष्ट्र हित में जाता है। आपको पता है, जो हम पैसा ये हम अपना बैंक में जमा करते हैं पैसा, वो क्या होता है, वो हमारा पैसा राष्ट्र हित में लगता है। तो बैंक में आप जो लोन लेते हैं वो कहाँ से मिल जाता है? तो बैंक में लोन आपको ऐसे ही मिल जाता है कि कोई लोग जमा किए रहते हैं, तो वो पैसा आपके लिए कार्य में आ जाता है, तो उसका ब्याज भी सरकार हमें देता है। तो आपका पहली बात तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, दूसरा आपको ब्याज मिलता है, तीसरा वो आपका पैसा राष्ट्र हित में लग जाता है। तो ये हो जाता है आपका बैंक में जमा करने के फ़ायदे हो जाते हैं। अगला है, बैंक एक व्यावसायिक संस्था है। क्या है? बैंक आपसे पूछा जाएगा कैसी संस्था है? बैंक एक व्यावसायिक संस्था है। अब बैंक के प्रकार देख लेते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? कौन-कौन से होते हैं? तो बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं? कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं। जैसे एक चालू खाता हो गया, ये क्या होता है? ये व्यवसाय के लिए होता है। आप इसमें जितनी बार चाहें उतनी बार धन जमा कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इसमें यही होता है कि आपको ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन आप पैसा जितनी बार चाहें उतनी बार निकाल सकते हैं। फिर बचत खाता क्या होता है? इसमें लिमिट होती है, पैसा निकालने व जमा करने की लिमिट होती है। फिर अगला आ जाता है अस्थायी जमा, मतलब फिक्स डिपॉज़िट। ये क्या होता है? निश्चित अवधि खाता होता है और इसमें ब्याज आपको अधिक मिलता है, ठीक। अगला आ जाता है आपका अ, आवर्ती जमा खाता होता है। इसमें प्रतिमाह 5 साल तक किस्त के रूप में आपको पैसा जमा करना होता है। फिर अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है गृह बचत खाता। मतलब बचत की आदत डालना होता है। गृह बचत कैसे होता है? मतलब कि आप जो है गृह में बचत करेंगे और वहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा करेंगे, फिर बैंक से एक कर्मचारी आएगा, वो आपका पैसा ले जाएगा और बैंक में जमा कर देगा, ठीक? अब हम देखते हैं ये पासबुक क्या होता है। तो पासबुक क्या होता है? ये सभी के पास होता है, जो भी खाता खुलवाया होता है। इसमें बैंक की वास्तविक जो है जानकारी रहती है। वास्तविक स्थिति की जानकारी कि आपके बैंक में कब पैसा निकाला गया, कितना पैसा डाला गया, कब निकाला गया, अभी कितना पैसा है। इन सब की जानकारी आपको किससे मिलती है? इन सब की जानकारी मिलती है पासबुक। अब पासबुक तो हो गया, अब हम देखते हैं चेकबुक क्या होता है। ये चेकबुक खातेदार की सुविधा के लिए बैंक देता है, ठीक? अब ये कितने प्रकार का होता है? ये जो चेकबुक होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो पहला हो जाता है आपका वाहक चेक। ये क्या होता है? ये सबसे खतरनाक चेक होता है। क्यों होता है? ये जो है मतलब चोरी हो जाने पर या जो है खो जाने पर इसे कोई भी भुगतान करवा सकता है इस चेक को। तो जैसे चोरी हो गई या खो गया, तो क्या होगा कि जो पाया रहेगा वो जाके भुगतान करवा लेगा। तो ये सबसे असुरक्षित चेक है और ये कोई भी भुगतान करवा सकता है। चोरी हो जाने या खो जाने पर तुरंत बैंक को सूचित कर देना चाहिए कि मेरा चेक खो गया है, ठीक? अगला आ जाता है आदेशक चेक। आदेशक चेक क्या होता है? तो आदेशक चेक होता है, चेक के पीछे ऑर्डर या आदेश लिखा होता है। बैंक की ज़िम्मेदारी इसमें बढ़ जाती है, ठीक? ये सुरक्षित चेक होता है, ठीक? लेकिन इसमें 5 लाख से अधिक मतलब पैसा होने पर, जैसे आपने जो चेक काटा है, अगर वो 5 लाख से अधिक है, तो बैंक पहले आपके पास कॉल करके कन्फर्म करेगा कि ये आप जो भेजे हैं इसको निकालना है या नहीं निकालना है, जो भी है, तो बैंक आपके पास फ़ोन करता है। फिर क्या हो जाता है? रेखांकित या क्रॉस्ड चेक होता है। चेक के बाईं ओर 2 समांतर तिरछी रेखाएँ होती हैं। चेक के बाईं ओर 2 समांतर रेखाएँ होती हैं। इसमें पैसा जो है अकाउंट टू अकाउंट जाता है, मतलब एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जाता है। इसमें कैश आपको नहीं मिलता है। ये भी सुरक्षित चेक होता है। यात्री चेक क्या होता है? यात्रा के समय उपयोग किया जाता है। हर बैंक में इसका भुगतान किया जा सकता है। ये होता है यात्री चेक होता है। अब हम देख लेते हैं अन्य प्रकार के चेक कौन-कौन से होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये कितना चेक था, मतलब कितने प्रकार के मेन चेक थे, ठीक? अगला आ जाता है हमारा कोरा चेक। कोरा चेक क्या होता है? कोरा चेक होता है, इसमें कोई धनराशि नहीं लिखी होती है, जो प्राप्तकर्ता व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार उसमें धनराशि भर लेता है।
लेकिन यह आवश्यक है कि उसमें भरी राशि जमा करने वाले मतलब जो जमा करता है, जो जिसके नाम पे चेक है उसके खाते में वो पैसा हो, तो वही आपका हो जाता है कोरा कागज़, मतलब कोरा चेक हो जाता है। सीमित चेक क्या होता है? इस चेक में कोई धनराशि नहीं लिखी जाती है, परंतु चेक के ऊपर जो है धनराशि की सीमा लिख दी जाती है। प्राप्तकर्ता उसके अंदर की धनराशि उसमें भर लेता है। मतलब जैसे ये आपका चेक हो गया, इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, कोरे कागज़ की तरह ही रहेगा, मतलब कोरे चेक की तरह ही रहेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, तो यहाँ पे ऊपर 10,000 लिख दिया जाएगा और उसके अंदर ही आपने अगर 10,000 एक लिख दिया, तो आपका भुगतान नहीं होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको कोई चेक देता है, अगर उस पे कहता है, लो जितना मन करे उतना जो है आप इसमें से निकाल लो। अब वो दे दिया आपको, उसके अकाउंट में 10,000 निकाल रहे हैं आप 50,000, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक? पूर्व तिथीय चेक, पूर्व तिथीय चेक क्या होता है? इस प्रकार चेक में मतलब जो इस प्रकार का चेक होता है, पहले की तारीख लिखी रहती है। इस प्रकार के चेक का भुगतान 6 महीने तक करती है, बाद में नहीं होता है इसका भुगतान होता इस मतलब पूर्व तिथीय चेक का भुगतान नहीं होता है। उत्तर तिथीय क्या होता है? इस प्रकार के चेक में जो है आने वाली तारीख लिखी रहती है। जो आने वाली तारीख है उसकी डेट उसमें डाल दी जाती है, तो इसे हम उत्तर तिथीय चेक कहते हैं, ठीक? फिर अगला आ जाता है निसार चेक। निसार चेक क्या होता है? यह जो है बेकार चेक होता है। जिस चेक का भुगतान 6 महीने के अंदर नहीं किया जाता है, वह निसार चेक हो जाता है, ठीक? फिर क्या हो जाता है? विकृत चेक या अप्रतिष्ठित चेक क्या हो जाता है? यह जो है बैंक द्वारा किसी चेक का भुगतान करने से इनकार कर दें, तो यह हो जाता है अप्रतिष्ठित चेक हो जाता है। विकृत चेक जो कटा-फटा चेक होता है, वो क्या हो जाता है हमारा? विकृत चेक हो जाता है। आगे क्या है? तो बस यही इतना थे हमारे चेक के प्रकार। अब हम देखते हैं ये डाक खाना क्या होता है? अब हम डाक खाने के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाक खाने की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। छोटी-छोटी बचत की आदतों को विकसित करता है। डाकखाना बैंक के समान ही होता है, इसमें चालू खाता नहीं खोला जाता है। क्या होता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। यह छोटे-छोटे बचत की आदतों को विकसित करता है, इसका लाभ यही है। बैंक के समान ही होता है, इसमें चालू खाता नहीं खोला जाता है, फ़र्क यही इतना है। फिर हम देख लेते हैं एनएससी क्या होती है। एनएससी मतलब कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? इसे डाक खाने से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनएससी किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? इसे डाक खाने से प्राप्त किया जाता है। यह एक कार्ड होता है, 10 के गुणांक में होता है, मतलब पैसा 8 से 8 साल में 2 गुना हो जाता है और इस पे ब्याज प्रतिशत कितना है? ब्याज प्रतिशत है 2.7। इतना ब्याज प्रतिशत है आपको मिलता है। अब हम देखते हैं जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा क्या होता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक बचत का साधन होता है हमारा कि जीवन बीमा क्या होता है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं? स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा। कैसे? संसद के अधिनियम द्वारा 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कैसे कब हुई थी इसकी स्थापना? संसद के अधिनियम द्वारा 1 सितंबर 1956 को हुई थी। व्यक्ति और कंपनी के बीच इसमें समझौता होता है, ठीक? फिर अब देख लेते हैं जीवन बीमा का उद्देश्य क्या है, कि जीवन बीमा करवाने का क्या उद्देश्य है, ठीक? परिवार का संरक्षण। अब परिवार का संरक्षण कैसे? मान लीजिए आपके घर में जो कमाने वाला है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो वो बीमा करवाया रहेगा, उसका जो पैसा रहेगा वो परिवार को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? परिवार का संरक्षण होगा। वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता। मान लीजिए अभी आप जो है कार्य कर ले रहे हैं, पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप वृद्ध हो जाएँगे, पैसा नहीं कमा पाएँगे, तो उस स्थिति में आप बीमा आपके काम आएगा। लोन ले सकते हैं। टैक्स नहीं लगता है, जीवन बीमा करवाने पर टैक्स नहीं लगता है। अब जीवन बीमा का महत्व क्या है? हम इस पर देख लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो आकस्मिकताओं से सुरक्षा, मतलब कि अगर आपके घर में कोई अचानक से कोई कार्य पड़ गया या मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो पैसा आपके काम में आएगा, ठीक? दीर्घकालीन उद्देश्य हेतु आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, आपको भविष्य में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो अभी आप बीमा करवा देंगे तो बाद में आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। फिर अगला क्या है? संपत्ति का प्रावधान।
संपत्ति का प्रावधान क्या मतलब आपके पास इनकम आ जाएगी, मतलब आपके पास बचत रहेगा, आप भविष्य में जो करना चाहेंगे उससे कर सकते हैं। यह कर मुक्ति होता है, ऋण सुविधा मिलती है, वृद्धावस्था में सुरक्षा देता है। मतलब अभी आप कार्य कर ले रहे हैं लेकिन जब वृद्ध हो जाएँगे तब आप कार्य नहीं कर पाएँगे, जब कार्य नहीं कर पाएँगे तो आपको पैसा कौन देगा? ऐसी स्थिति में अगर आप बीमा करवाए हैं तो आपको पैसा मिलेगा। फिर ये अनिवार्य बचत हो जाता है, मतलब अगर आपने बीमा करवा लिया है तो आपको पैसा देना ही देना है। आपको बीमा करवाए हैं तो आपको अपनी एलआईसी भरनी ही भरनी है। आर्थिक सुरक्षा देता है। अब हम देख लेते हैं बीमा के प्रकार कौन-कौन से होते हैं या बीमा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक? एक होता है आजीवन बीमा, मतलब प्रीमियम जीवन भर जमा करना रहता है, मरने के बाद परिवार को पैसा मिलता है। इसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आप पैसा भरते रहिए, आपके मरने के बाद पैसा मिलेगा, ठीक? अगला आ जाता है असीमित भुगतान आजीवन बीमा, मतलब मरने के बाद परिवार को मिलेगा, निश्चित समय तक भरना होता है। आजीवन में क्या होता है, जीवन भर भरना होता है, लेकिन जो सीमित भुगतान होता है, इसमें एक सीमा तक भरना होता है। अगला आ जाता है बंदोबस्ती बीमा। ये बंदोबस्ती बीमा के 2 लाभ हैं। कौन-सा? एक भुगतान बीमाकर्ता को करना होता है और पूरा पैसा फैमिली को मिल जाता है। भुगतान जो है ये मान लीजिए अगर बीमाकर्ता जो है नहीं है, तो ये फैमिली को नहीं भुगतान करना पड़ेगा। ये सिर्फ़ बीमाकर्ता ही करेगा और इसका लाभ जो है पूरी फैमिली को मिलेगा। द्विबंदोबस्ती बीमा ये दिव्यांग या अपंग लोगों के लिए होता है। इसमें पैसा दोगुना हो जाता है। संयुक्त बीमा क्या होता है? जब 2 लोग मिलकर बीमा करवाते हैं तो वो हो जाता है आपका संयुक्त बीमा हो जाता है। फिर विशेष बंदोबस्ती बीमा योजना, ये क्या होता है? पैसा कमाने की अवधि सीमित होती है, प्रीमियम बड़े से छोटा हो जाता है। मतलब जैसे इसमें एक बार में जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो वो एक बार में ज़्यादा पैसा डाल देता है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा प्रीमियम उसका आता है, थोड़ा-थोड़ा भरना होता है। गृह लक्ष्मी बीमा योजना ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1975 को शुरुआत हुई है, आपको ये इतना याद रखना है। फिर दुर्घटना बीमा क्या है? आपको जैसे पता ही होगा वाहन या जो है कुछ भी चलाते हुए जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये बीमा आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बीमेदार को प्रतिवर्ष नया बीमा करवाना पड़ता है, ठीक? ये हो जाता है आपका। अगला आ जाता है आपका स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? आप अगर ये बीमा करवाए रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी मतलब करवाना होगा दवा-पानी, तो उसके लिए ये पैसा मिलता है। अग्नि बीमा मतलब इस प्रकार के बीमा से आग वगैरह जब लग जाती है तो इससे आपको सुरक्षा प्रदान होता है। फिर अब देख लेते हैं ये अंश क्या होता है? अंश क्या होता है मतलब कि शेयर क्या होते हैं, ठीक? तो शेयर में क्या होता है, ये एक जोखिम भरा कार्य होता है। कैसा कार्य होता है? इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। जैसे कुछ बड़ी-बड़ी उद्योग कंपनियाँ जो हैं वो पूँजी प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय के अंश को बेचती हैं। लेकिन जो यह शेयर होता है उसी कंपनी के द्वारा एजेंटों के मार्फ़त द्वारा बेचा जाता है। इससे अंशों को खरीदने पर विनियोगकर्ता उस उद्योग के हिस्सेदार के रूप में सम्मिलित हो जाता है। ठीक, लेकिन इसके 2 प्रकार के लाभांश हो सकते हैं। कैसे? या तो या तो आपको इसमें लाभ मिलेगा या तो फिर आप इसमें एक निश्चित ब्याज मिलेगा या फिर अगर उसको हानि होगी तो आपको भी वो हानि सहना पड़ेगा। मतलब कि जो आपको शेयर बेच रहा है उसको लाभ होगा तो आपको भी लाभ होगा, अगर उसको हानि होगा तो उसको भी हानि होगा। लेकिन एक प्रकार का ऐसे होता है कि मतलब अगर उसने उसको हानि आपने फ़िक्स कर लिया, फिर चाहे उसको ज़्यादा लाभ हो तो भी आपको वो उतना ही पैसा देगा, अगर उसको कम लाभ है तब भी वो आपको उतना ही पैसा देगा। आप उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं। फिर अगला क्या होता है? अगला होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है? यह भी शेयर के समान होता है परंतु इसमें जोखिम नहीं होता है। कैसे जोखिम नहीं होता है? जैसे अंशों के ही समान कुछ कंपनियाँ जो है पूँजी प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र निकालती हैं। इसमें और अंशों में अंतर यह होता है कि जो अंशों में विनियोग करता होता है उसे उद्योग के लाभ या हानि का हिस्सेदार नहीं होना मतलब उसका हिस्सेदार नहीं होना पड़ता है। ऋण पत्र में केवल विनियोगकर्ता होता है। उसे अपने धन का एक निश्चित ब्याज मिलता है, आवश्यकता पड़ने पर वह धन ले सकता है बस, और कुछ नहीं होता है।
ठीक। फिर ये आ जाता है पिग्मी बचत योजना। ये पिग्मी बचत योजना क्या है? ये भी एक बचत का साधन होता है, या सिंडिकेट बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सिंडिकेट बैंक द्वारा हुई थी। यह गरीब ग्रामीण बच्चों तथा महिलाओं में बचत की आदत विकसित करने के लिए शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक। फिर ये आ जाता है सामान्य भविष्य निधि पत्र। ये क्या होता है? जीपीएफ, ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मतलब ये अनिवार्य क्यों कर दिया गया था? ये सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। आपको बस यही इतना याद रखना है। अगला है कर्मचारी भविष्य निधि, मतलब ईपीएफ। ये कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और उस कंपनी में कम से कम 20 कार्यकर्मी होने चाहिए, ठीक। ये थे आपके, ये भी आ गया आपका। ये आपके बचत के साधन थे इतने। कौन-कौन से बचत के साधन थे? बैंक था, पोस्ट ऑफिस था, एनएससी था, एलआईसी था, पीएफ था, और क्या था? भविष्य निधि था, सर, और कर्मचारी भविष्य निधि था। ये सब क्या थे हमारे? ये सब थे हमारे बचत के साधन। अब हम देख लेते हैं बचत के निर्धारक तत्व। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या सबसे पहले क्या आ जाती है? इच्छा। मतलब आपके पास पैसा तो है, लेकिन आपको बचत करने की इच्छा भी होनी चाहिए कि आपको बचत करना है कि नहीं करना है। ये आपके अंदर बचत करने की इच्छा आपके अंदर से होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी आप बचत कर पाएँगे। जैसे कोई कार्य तभी होता है जब आपके कार्य करने की इच्छा होती है। जैसे आपको पढ़ना तभी है, आप पढ़ तभी पाएँगे जब आपको पढ़ने की इच्छा है। वैसे ही बचत तभी होता है जब आपकी बचत करने की इच्छा होती है। अगला है योग्यता। आपके अंदर बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। आपके पास पैसा तो है, लेकिन आपको बचत करना ही नहीं आ रहा है, तो आप बचत क्या करेंगे? फिर बचत की सुविधा। आपके पास बचत करने की सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा बचत करने की सुविधा कौन-कौन सी है? बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी है, एनएससी है। ये सब क्या है? हमारे बचत के साधन हैं। तो वही बचत के साधन हैं, तो हमें इनकी सबकी सुविधा भी होनी चाहिए, तभी तो हम बचत कर पाएँगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें बचत करने के कौन-कौन से साधन हैं, क्यों बचत करना चाहिए, एलआईसी कितने प्रकार की होती है, हमने इन सब पर चर्चा कर लिया। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, इसमें खाते कैसे खोले जाते हैं, कौन-कौन खाता खोल सकता है, हमने इन सब पर चर्चा कर लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।